to my channel with another video. You are watching biology. पिछले टॉपिक में अपने पढ़ रहे थे मेंडल से संबंधित उनका परिचय है या उनके द्वारा चुने गए मटर के पौधे के बारे में अपने पढ़ा था। पर आज उससे आगे अपने पढ़ेंगे मटर के पौधे के अंदर उन्होंने 34 विपर्यासी लक्षणों को देखा। पर उनमें से एनसीईआरटी बुक के तहत अपने उन्होंने 7 जो विपर्यासी लक्षण है उन पे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उसमें अपने 7 को किस प्रकार से प्रभावी थे, किस प्रकार से अप्रभावी थे, उनके बारे में उन्होंने बताया था। पर प्रभावी और अप्रभावी की बात करें तो उन्होंने ये किस प्रकार से पता लगाया, पहले उनको भी नहीं पता था कि कौन सा प्रभावी होगा कौन सा अप्रभावी होगा। जब उन्होंने 2 पौधों के बीच में क्रॉस करवाया और क्रॉस कराने के बाद में जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई या फर्स्ट फेलियर जो जनरेशन प्राप्त हुआ, उसमें जो लक्षण प्रकट हुए वही क्या है प्रभावी, और जो नहीं प्रकट हुए वो अप्रभावी। तो एक तरह से उन्होंने ये काम में लिया था। फिर उनका क्या है, एक तरह से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया या कृत्रिम संकरण करवाया, जो आजकल क्या है अपने फसलों के अंदर क्या है एक तरह से इम्प्रूव या अच्छे गुणों को बढ़ाने के लिए क्या है अपने बहुत सारे रिसर्च हैं या वैज्ञानिक लोग हैं कृषि से संबंधित, वो लोग इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और फसलों को उन्नत बनाते हैं। तो उनके द्वारा प्रभावी और अप्रभावी लक्षण लिए गए और उन पे प्रयोग किए गए। उन लक्षणों को मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि ज़्यादा टाइम ना लगे, इसीलिए मैं इनके बारे में जिक्र करना चाहूँगा। तो यहाँ पे ये लक्षण है और ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। मतलब एक तरह से ये जो कॉलम बना हुआ है ये लक्षणों का है और ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। तो पहला लक्षण लिया था उन्होंने बीज पत्र का रंग, यानी बीज पत्र होता है और उसका रंग कैसा होता है। तो उन्होंने ये देखा कि उनका रंग है वो पीला है, या अपन पीढ़ी के अंदर जो प्रभावी हुआ या प्रकट हुआ उसको उन्होंने प्रभावी बोला, और जो प्रकट नहीं हुआ अपन पीढ़ी के अंदर उसको अपने अप्रभावी बोला। तो हरा रंग है या ग्रीन है वो क्या हुआ प्रकट नहीं हुआ, तो इसलिए अप्रभावी रहा, और ये पीला रंग है प्रभावी हुआ। इसी प्रकार पुष्प का रंग और बीज चोल का रंग बैंगनी सलेटी, मतलब पुष्प का रंग है बैंगनी होता है और बीज चोल का रंग है वो सलेटी होता है। मैंने यहाँ पे ये दोनों एक साथ लिखे हैं, इसी का एक कारण है, अभी बताऊंगा। अब ये प्रभावी है अपन पीढ़ी में प्राप्त हुए और ये अपन पीढ़ी में प्राप्त नहीं हुए, इसीलिए ये क्या है अप्रभावी है। इसी प्रकार फली की आकृति फूली हुई और पिचकी हुई, यानी फूली हुई आकृति। कई बार आपने मटर के फल को देखा है या फली को देखा है तो उसमें वो पूरी तरह से क्या है फूली हुई लगती है, और पिचकी हुई मतलब बीच बीच में से दानों की आकृति के हिसाब से अपने को वो दिखाई देती है, तो वो पिचकी हुई मानी। तो जो अपन पीढ़ी के अंदर क्या है फूली हुई, या अपन पीढ़ी के अंदर जो प्लांट मिले उन पर जो फली लगी वो क्या हुई फूली हुई मिली, तो उसे अपने क्या है प्रभावी बोला, और जो नहीं मिली वो अप्रभावी। अब है पुष्प की स्थिति, मतलब प्लांट होता है, ये कोई प्लांट है और ये इस पे पुष्प लगते हैं। पुष्प की स्थिति, अब यहाँ पे क्या है अक्षीय और अंतस्थ, मतलब यहाँ पर अगर कोई भी पुष्प लगता है, ये यहाँ पे मान लो कि पुष्प लग रहा है, तो ये क्या है एक तरह से अक्षीय, और अंतस्थ क्या है जो टर्मिनल, मतलब अंत में लगता है। यहाँ पर जो पुष्प लगेगा उसको क्या बोलेंगे टर्मिनल या अंतस्थ बोलेंगे। तो जो अपन पीढ़ी के अंदर क्या है ये अक्षीय, यानी ज्यादातर क्या है पुष्प अक्ष में लगते हैं, और ये नहीं लगते हैं या नहीं दिखाई दिए ये लक्षण, तो उनको अप्रभावी ये कहा गया। और तने की लंबाई है, पौधा लंबा होता है और बोना होता है, मतलब 2 पौधों के बीच में क्रॉस करवाया, एक विपर्यासी लक्षण क्या लिया गया, एक तरह से लंबा पौधा लिया गया और एक बोना ड्राफ्ट लिया गया, और अपन पीढ़ी के अंदर जो लक्षण प्रकट हुआ वो लंबापन प्रकट हुआ, इसीलिए उसको क्या कहा लंबापन है वो प्रभावी कहा गया।
और जो गोना प्रकट नहीं हुआ उसको अप्रभावी कहा। फली का रंग है वो हरा और पीला, ये हरा प्रभावी है और पीला अप्रभावी है। इसी प्रकार बीज की आकृति है वो गोल या राउंडेड होती है, वो प्रभावी होती है, और झुर्रीदार या रिंकल होती है वो अप्रभावी होती है। तो इस तरह से क्या है, मेंडल ने अब 1 पीढ़ी के अंदर प्रभावी हो रहा है प्रभावी पौधों के बारे में पता लगाया। इस तरह से अपनी बात करें, यहाँ पे मैंने कहा था कि ये पुष्प का रंग या बीज चोल का रंग वो एक तरह से क्या है, प्लेयोट्रोपिक जीन के कारण होता है। मतलब यहाँ पे पुष्प का रंग और बीज चोल का रंग है वो एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी एक जीन है वो कंट्रोल करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका रंग यानी बैंगनी, बीज चोल का रंग स्लेटी या वॉयलेट ग्रे, और ये ना दोनों क्या है एक जीन के द्वारा ही क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। इसी को अपने बोलते हैं प्लेयोट्रोपिक जीन। सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी प्लेयोट्रोपिक क्या होता है, प्लेयोट्रोपिक अपने आप में क्या है, एक जीन के द्वारा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को नियंत्रित करना होता है, उसको प्लेयोट्रोपिक बोलते हैं। और मटर के पौधे में क्या है, ये पुष्प का रंग और बीज चोल का रंग कंट्रोल होता है, तो ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो नीट की दृष्टि से है ये इम्पोर्टेंट है, और एनसीईआरटी बुक के अंदर इसका कोई मेंशन नहीं है या जिक्र नहीं है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा अपनी बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा इसको देख लें। बीज पत्र का रंग है वो पीला हरा, उसका रंग और बीज चोल का रंग बैंगनी स्लेटी, श्वेत होता है दोनों में, और फली की आकृति फूली हुई और पिचकी हुई, और पुष्प की स्थिति अक्षीय और अंतस्थ, तने की लंबाई लंबा और बोना, फली का रंग हरा पीला, और बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार। ये इस तरह से एक मेंडल ने प्रभावी लक्षणों के आधार पर क्या किया था, क्रॉसिंग करवाई थी, और क्रॉसिंग के फलस्वरूप उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो लक्षण प्रकट हुए अपन पीढ़ी में या 2 पीढ़ी में, उनको क्या रिकॉर्ड के रूप में इकट्ठा किया। और पिछले टॉपिक में अपने पढ़ रहे थे कि यानी ये 1857 से लेकर 1865 के बीच में जो ये एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उन्हीं का जिक्र है, अपने क्रमवाइज करते जाएंगे, और इसके साथ में आप मेरे साथ बने रहिए। अब उसके बाद एक और बात करते हैं, यानी मटर का पौधा होता है, मटर का पौधा है वो 7 जोड़ी गुणसूत्र रखता है, मतलब 2n बराबर 14। जिस तरह से मानव के अंदर क्या है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उसी प्रकार मटर के पौधे में गुणसूत्रों की संख्या है वो 14 या 7 जोड़ी होती है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें से 4 जोड़ी ही क्या है गुणों का या विप्यासी लक्षणों का है वो निर्धारण करती है, या उन्हीं के कारण ये बने होते हैं। तो उसमें बात करें कि ये जो बीज का रंग है वो गुणसूत्र नंबर 1 के द्वारा निर्धारित होता है, 1 नंबर, और पुष्प का रंग और बीज चोल का रंग है वो भी क्या है 1 नंबर गुणसूत्र के कारण क्या है निर्धारित रहता है। और फली की आकृति फुली हुई और पिचकी हुई है, वो दोनों ही क्या है लक्षण किसके द्वारा होते हैं, गुणसूत्र नंबर 4 के द्वारा निर्धारित होते हैं। और पुष्प की स्थिति है अक्षीय या अंतस्थ है, वो भी गुणसूत्र नंबर 4 या क्रोमोसोम 4 के कारण निर्धारित होती है। और तने की लंबाई है वो भी क्या है गुणसूत्र नंबर 4 के कारण कंट्रोल होती है। और ये क्या है फली का रंग है हरा और पीला, ये क्रोमोसोम 5 नंबर या 5 जोड़ी के द्वारा निर्धारित होती है। फली की आकृति है वो
7 नंबर क्रोमोसोम के द्वारा ये निर्धारित होती है या उसके द्वारा कंट्रोल होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब एक एक, और मैंने ये जो टेबल बनाई है वो इसी दृष्टि से बनाई है कि आपको अच्छी तरह से याद रहे, मतलब 1 1 4 4 4 5 और 7 याद रख लीजिए। 1 1 4 4 4 5 7, मतलब यहाँ पे ये गुण सूत्र है और ये विभिन्न प्रकार के वित्यासी लक्षणों को क्या है निर्धारित करते हैं। पर इसमें जो 2 3 और 6 जो गुण सूत्र है वो कोई भी लक्षण को निर्धारित नहीं करता है, यानी ये एक तरह से लक्षण निर्धारित नहीं करते हैं। और ये क्रोमोसोम है, ये विभिन्न प्रकार के अपने ये पड़े हैं, ये लक्षणों को निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से ये आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं, एक बार अच्छी तरह याद करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इस तरह से क्या है मेंडल ने अपने प्रभावी या प्रभावी लक्षणों के बारे में बताया था। पर अब अपने इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इमैस्कुलेशन और बैगिंग, आर्टिफिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बारे में बताया था। और उसमें उन्होंने अपनी टेक्निक काम में ली थी। वो टेक्निक क्या थी, एक तो इमैस्कुलेशन होता है और एक बैगिंग, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और बढ़िया प्रश्न बनते हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर 12th के अंदर, और एनसीईआरटी के अलावा अपने नीट है या एग्जाम जो भी देते हैं कॉम्पिटिटिव उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। तो इमैस्कुलेशन क्या है और बैगिंग क्या है, इससे पहले एक छोटी बात और कर लें कि जो भी अपने 7 विप्यासी लक्षण लिए थे मेंडल ने वो अपने आप में क्या होते हैं शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं। मतलब जैसे लंबापन है वो देखा, उसको बार बार अपने स्वप्रागित करवाए तो उसमें लंबे समय तक या लंबी पीढ़ियों तक चले तो वो लंबे ही रहेंगे। अगर बोने का स्वपरागण कराते जाएं तो वो सारे सारे पौधे अगली जनरेशन में क्या है बोने ही रहेंगे। पर यहाँ पे क्या करवाया था, आर्टिफिशियल क्रॉस करवाया था, और उसी की वजह से क्या है उन्होंने ये प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को निर्धारित किया था। पर उसमें बहुत सारी जो बाधाएं उनको आई थी, फिर उन्होंने ये एक टेक्निक काम में दी संकरण की, और उसके अंदर संकरण में काम लिया और ये इमैस्कुलेशन और बैगिंग के बारे में बताया। तो इमैस्कुलेशन क्या है इसके बारे में अपने अब यहाँ पे पढ़ेंगे। या इमैस्कुलेशन को अपने एक तरह से यहाँ पे रिपुंसन कहते हैं, रिपुंसन, रिपुंसन। इसमें क्या होता है अपने डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि ये एक प्लांट का फ्लावर है या फूल है जिसमें ये विभिन्न प्रकार के इसके क्या है दलपत्र और पत्र है, और इसमें इंपॉर्टेंट है ये स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टाइल एक पुष्प चक्र में होते हैं, और ये इसका क्या है स्टेमन, पूरा का पूरा यहां से लेकर ये क्या है इसका स्टेमन है या पुंकेसर, स्टेमन पुंकेसर। स्टिग्मा मतलब वर्तिकागर, हिंदी में बात करें तो वर्तिकागर, और ये इसकी वर्तिका है, और यहाँ पे इसका अंडाशय या ओवरी या जायम होता है। ये नॉर्मल सी बात है जो पुष्प के बारे में आपको ध्यान होनी चाहिए। इसी तरह एक दूसरा पुष्प लिया था यहाँ, ये दूसरे प्लांट का पुष्प है, सेम वही भाग यहाँ पे अपने बनाते हैं।
ये बाएं दलपत्र हैं जो ग्रीन होते हैं और ये दलपत्र रंगीन होते हैं। और ये वो बातें जो यहाँ पे है, मतलब ये पुंकेसर हो गया, मतलब एक तरह से स्टेमन हो गया। अब यहाँ पे बात ये करें, ये दूसरा पुष्प है, मतलब आप अप्रभावी ले लें, अप्रभावी पुष्प है या पौधे का पुष्प है, और ये क्या है, प्रभावी है। दो प्लांट के पुष्प हैं जिनके बीच में क्या करवाना है, क्रॉसिंग करवानी है। तो क्रॉसिंग करवाने के समय मेंडल ने जो तकनीक अपनाई थी उसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं अपने। तो यहाँ पे ये जो प्लांट होता है और ये उसका पुष्प है, तो उसमें विपुषण करना क्या है। विपुषण का मतलब होता है जैसे ही क्या है, प्लांट के ऊपर पुष्प लगता है और वो शिशु अवस्था में होता है या कलिका अवस्था में होता है, उस टाइम क्या है, ये इसके स्टेमन है वो क्या कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। मतलब बात करें अपने ये पौधे के अंदर क्या है, विपुषण में क्या है, स्टेमन है वो काट दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद में उसको एक बटर पेपर से उसको, या मुस्कुलाइन जो पेपर होता है उसके द्वारा उसको ढक दिया जाता है, यानी बटर पेपर से उसको अच्छी तरह से ढक दिया जाता है। मतलब ये जो पुंकेसर है उनको हटा दिया जाता है, और हटाया कब जाता है, जब वो शिशु अवस्था में होता है। मतलब उसमें पूरी तरह से क्या है, एक तरह से परागकण उसमें नहीं बने होते हैं, और ना ही क्या है वर्तिकाग्र है या अंडाशय से पूरी तरह से मैच्योर होता है। तो उस टाइम उसके जो स्टेमन है वो हटा दिए जाते हैं, और हटाने के बाद में, मतलब हटाने के बाद में उसको क्या है, पूरी तरह से क्या है, इसको कवर कर दिया जाता है, बटर पेपर द्वारा कवर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे कवर करने का कारण क्या होता है कि मटर का पौधा होता है बाइसेक्सुअल होता है। मटर का पौधा क्या होता है, बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी, द्विलिंगी का मतलब जैसे ही वो मैच्योर होता है तो उसके परागकण है वो पुष्प के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, और उनका क्या है, एक तरह से पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होते हैं और नए संतति या बीज का निर्माण करते हैं। पर यहाँ पे क्या है, पहले ही काट दिए जाते हैं और उसको बैगिंग कर दी जाती है। और बैगिंग करने का कारण ये है कि बाहर से, मतलब ये दूसरा प्लांट का, उसी यानी जाति के प्लांट का जो पुष्प है उसके परागकण है वो इस पर ना आ सके, इसीलिए इसको क्या है, बैगिंग की जाती है। यानी सीधी सी बात है कि इसको, ये वर्तिकाग्र है, इस पे किसी प्रकार से दूसरे परागकण है वो ना आ पाए, यानी कीट के द्वारा आ सकते हैं या हवा के द्वारा उड़कर आ सकते हैं, तो उनका जर्मिनेशन ना हो, इसीलिए उनको क्या है, यहाँ पर ढक दिया जाता है। और ढकने के बाद में जैसे ये एक्सेप्टर बनेगा या ग्राही होगा, मतलब ये पुष्प है, ये काट दिए जाते हैं, मतलब ये एक तरह से बात करें, मैं हटा देता हूँ, तो हटा देने का मतलब है यहाँ पे इसको काट दिया जाता है और ये बैगिंग कर दी गई। बैगिंग करने के बाद जैसे ये मैच्योर होगा या ग्राही होगा, एक्सेप्टर होगा, किसका, यानी दूसरे पुष्प के परागकणों का, मतलब ये परागकण है वो इस पे डाल सके। तो यहाँ पर बात एक समझने वाली है कि जैसे मैच्योर होगा, तो मैच्योर होगा और उसमें जो परागकण लेंगे ना वो हमारी वांछित इच्छा के अनुसार होगा, या अपनी इच्छा के अनुसार या वांछित है वो परागकण लिए जाते हैं। जो परागकण डाले जाते हैं वो फीमेल फ्लावर होता है या मादा पुष्प होता है। तो अपने मान लो कि ये जो परागकण लिए जाते हैं वो क्या होते हैं, वांछित होते हैं, वांछित परागकण होते हैं, परागकण होते हैं वांछित या डिजायर, अपनी इच्छा के अनुसार इसमें परागकण लिए जाते हैं और वो वर्तिकाग्र पर डाले जाते हैं। तो इस तरह से इसमें जो परागकण यहाँ पर आएंगे और आने के बाद में इसमें क्या है, जर्मिनेशन होगा। कहने का मतलब है यहाँ से परागकण लिए जाते हैं और वर्तिकाग्र पर छिड़क दिए जाते हैं, कब, जब ग्राही हो जाएगा। फिर उसको दोबारा रीबैगिंग की जाती है, मतलब रीबैगिंग का मतलब एक तरह से वापस पुनः बैग किया जाता है, या उनको थैलीकरण भी कहते हैं हिंदी में। तो इस तरह से थैलीकरण कर दिया जाता है दोबारा,
और उसके बाद में जो यहाँ पर बीज बनते हैं, अंडाशय के अंदर जो बीज बनते हैं, और बीजों को अपने क्या है फिर उनको निकाल कर उगाया जाता है। तो उगाने के बाद में जो भी प्लांट बनते हैं वो फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहलाती है, या F1 पीढ़ी। ये इस तरह से ये क्या है अपने मेंडल ने क्या है बैगिंग करवाया और इमेस्कुलेशन करवाया, और जो F1 पीढ़ी के अंदर पौधे प्राप्त हुए उसको फर्स्ट या F1 जनरेशन कहा या फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहा। अब यहाँ पे बात करने वाली है कि जो पौधे क्रॉस करवाए थे, मान लो कि ये लंबा पौधा है, लंबा पौधा, और ये बोना पौधा, इनका क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो F1 पीढ़ी में जो भी पौधे प्राप्त हुए वो एक तरह से क्या है प्रभावी हुए, और प्रभावी होने की वजह से उन्होंने उस लक्षण को प्रभावी बोला। और प्रभावी कौन सा होगा, यानी जब वो पेरेंटल होते हैं या जनक जो पीढ़ी होती है, जनक पीढ़ी है, जनक पीढ़ी है, और जनक पीढ़ी के अंदर जो भी गुण यहाँ पे प्रकट हुए उनको अपने क्या बोला, प्रभावी बोला, और जो नहीं हुए वो क्या है अप्रभावी कहलाए। तो इस आधार पे मेंडल ने क्या किया था, अपने आनुवंशिक गति के जो नियम दिए थे उनके बारे में अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि जो आज मैंने करवाया है वो आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा, और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में पिछले वाले वीडियो का लिंक दे रखा है, तो उसको आप देखने के लिए लिंक को क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में अपने इससे आगे पढ़ेंगे, और आगे जानने के लिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।